जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग गुलाम वंश को कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास, जिसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 अपलोड कर दिया गया है और आप लोग देख भी चुके होंगे। आज हम लोग को बात करना है लेक्चर नंबर 5 के बारे में, यानी मध्यकालीन इतिहास का लेक्चर नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश का शासन की अगर बात किया जाए तो खिलजी वंश का टोटल शासन रहा है 30 सालों तक। कितने सालों तक? 30 सालों तक। स्टार्ट कब हुआ? तो 1290 में, और 1320 में इनका अंत हो जाता है। किसका? तो खिलजी वंश का। तो खिलजी वंश में क्या एक शासक ने शासन किया? नहीं, इसमें बहुत सारे शासक आए, जिसमें किसी ने स्थापना किया होगा खिलजी वंश का। तो चलो अभी हम लोग देख लेते हैं पहले कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन हुए थे, या फिर खिलजी वंश के स्थापना किसने किया था। तो खिलजी वंश का स्थापना का श्रेय दिया जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, जिन्होंने 1290 में खिलजी वंश का नींव डाला, यानी खिलजी वंश का स्थापना किया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की अगर बात किया जाए तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की बागडोर बस 6 सालों तक संभाली, यानी 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शासन संभाली, यानी शासन किया। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही भतीजा था, बाद में क्या हुआ न, वही दामाद बन गया। तो उन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी, क्योंकि अभी सब चीज पता चलेगा काहे मारा उसको। चलो देखो, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। कौन थे भाई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनकी राजधानी किलो खरी थी। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो किलो खरी हुआ करती थी। किनकी राजधानी? तो आपका खिलजी वंश की राजधानी। इन्होंने जनता के इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया। ये बहुत ही अच्छा शासक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जनता के अनुरूप ही शासन कर रहे हैं। अब तो एक कोनो क्या बोलते हैं, उपाधि दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने जनता के इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया। ये एक उदारवादी शासक के रूप में उभरे, या फिर ये एक उदारवादी शासक थे। कौन? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन्होंने दक्षिण भारत की विजय के लिए, अब भाई अच्छा शासक है, इनका भी मन में लालसा आएगा कि हम भी युद्ध करेंगे, अपना क्षेत्र विस्तार करेंगे। तो इन्होंने अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए दक्षिण भारत अभियान किया, और दक्षिण भारत अभियान के लिए इन्होंने दक्षिण भारत विजय के लिए अपने भतीजा, इनके भतीजा का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन नहीं, जलालुद्दीन तो संस्थापक हो गए खिलजी वंश के। इनके भतीजा का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो अपने भतीजा को दक्षिण भारत भेजता है, दक्षिण भारत में जाके आक्रमण करता है। इसका भतीजा क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीत लेता है। तो जब दक्षिण भारत को जीतने के बाद बहुत सारा धन लूटा दक्षिण भारत से। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसका भतीजा था? जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी का, जिसको हम लोग जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने किस वंश की स्थापना की? तो खिलजी वंश की। कब किया था? 1290 में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल क्या है? तो 1290 से लेकर 1296, लगभग 6 सालों तक। चलो यहां तक समझ में आ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहां से बहुत सारा धन लूटा। अब भाई धन लूट के आ गया है दिल्ली। कहाँ आ गया है? इस तरह मान लो यहाँ पे किलो खरी। कहाँ आ गया है? किलो खरी। अब जब किलो खरी आ जाता है, अपना राजधानी आ जाता है, तो इसके जो शासक थे कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज बोलते हैं कि कितना धन लूटा, हमको हिसाब दो। अब जब हिसाब मांगने के लिए आए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, किसे? तो अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी से, तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या कर दिया। पगला हिसाब मांग रहा है, मेहनत करेंगे हम, खाएगा तुम। तो इनकी हत्या कर दी। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन ने जब इससे धन का हिसाब मांगा तो इसने उसकी हत्या कर दी। कब? 1296 में। कड़ा मणिकपुर यानी इलाहाबाद में कर दी। कहां पे कर दी थी? इलाहाबाद के आसपास इनकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। एक्चुअल में नाम है इनका क्या? तो पहले का नाम था मणिकपुर। क्या नाम था? मणिकपुर। जलालुद्दीन मंगोल को परास्त किया था। जलालुद्दीन जो है मंगोलों से भी युद्ध होता रहता था, तो मंगोलों को परास्त किया था, लेकिन खुद के भतीजे से हार गया। अब इन्हीं के भतीजा इनकी बेटी को फंसा लेते हैं और बाद में शादी कर लेते हैं, इसलिए इनको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दामाद के रूप में भी इतिहासकार वर्णन करते हैं।
चलो अगला देखो, अब अगला शासक कौन बनेगा भाई? तो अगला शासक आप बोलोगे कि सर अभी बताएं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, तो अगला अगला शासक जो बनेगा वही बनेगा कौन? तो अभी जिन्होंने हत्या किया, कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब किया? 1296 में। तो 1296 से लेकर 1316 तक, भाई कितना लंबा पीरियड, देख रहा है, उसको मात्र 6 साल शासन करने दिया है, और खुद लगभग इधर 4 साल और इधर 16 साल, यानी लगभग 20 साल शासन संभाला है। सबसे लंबा शासन खिलजी वंश का यही संभाला है, अलाउद्दीन खिलजी। चलो तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छा से पढ़ते हैं। इनके बचपन का नाम यानी किसके बचपन का नाम? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसप था। क्या नाम था? अली और गुरसप था। अली और गुरसप किसके बचपन का नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। इनका राज्याभिषेक बलबन के लाल किले में होता है। कहाँ पे होता है भाई? बलबन द्वारा बनाया गया था लाल किला, और वही, सॉरी लाल किला नहीं, लाल महल, तो लाल महल में ही इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। इसने सिकंदर की भांति विश्व विजय अभियान चलाया। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसलिए इसको द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर एसानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, एग्जाम यहीं से पूछता है ये वाला, कि सिकंदर एसानी किसको कहा जाता है? तो अली गुरसप बोलो, अली बोलो, या फिर अलाउद्दीन खिलजी बोलो। अलाउद्दीन खिलजी बोलो, अली गुरसप बोलो, या फिर अली बोलो। तो द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर ए शानी किसको कहा गया है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड 1296 से लेकर 1316 तक, लगभग 20 सालों तक इन्होंने शासन किया। कौन? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी। यही है, यही पगला है, अपने चाचा को मार दिया धन दौलत के लिए। चलो अगला देखो, इसने खलीफा के पद को मान्यता दिया। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा कहा जाता है, जो मौलाना विद्वान होते हैं ना, उसको उलेमा कहा जाता है। तो उलेमा के कहने पर इन्होंने यह निर्णय जो है बदल दिया। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा के कहने पर अपना निर्णय बदल दिया। इसने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन आएगा, अलाई मीनार किसने बनाना प्रारंभ किया था? तो कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किसका भतीजा था? किसका दामाद था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। लेकिन वह जो है, वह अलाई मीनार बहुत छोटा बन पाया। प्रॉपर ढंग से इनका कैसा था आर्किटेक्चर वाला मिस्त्री, समझ में नहीं आया, छोटा बना दिया। इसने कुतुब इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार नामक गेट बनवाया। तो अलाई दरबार नामक गेट किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कुबुत्तुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार में, कुबुत्तुल इस्लाम मस्जिद, अब कमेंट करना है कि कुबुत्तुल इस्लाम मस्जिद जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो कुबुत्तुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार नामक गेट बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसने यानी अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया था भारत में। तो दो चीज और देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने वाले शासक का नाम अलाउद्दीन खिलजी। बाजार प्रणाली को लाया गया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की पहचान के लिए, भाई युद्ध में जब जाते थे तो कोई किसी का घोड़ा उठा के ले जाता था, तो उसको पहचानने के लिए अपना घोड़ा, मेरा घोड़ा कौन सा है, अभी हम लोग गाड़ी में रेडियम में लिखा देते हैं ना अपना नाम पीछे, तो उस तरह करके घोड़े की पहचान के लिए उन्होंने घोड़े दागने की परंपरा जो है लागू कर दी थी। कौन? आपका यही अलाउद्दीन खिलजी। समझ में आ गया? देखो, इसने शासक बनने के लिए, या फिर देखो, इसने शासक बनने के बाद 4 घोषणाएं की। जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है, उसके बाद 4 घोषणाएं करता है। बोलता है कि अस्थाई गुप्तचर की स्थापना करना है, अस्थाई गुप्तचर अब रखा जाएगा। दूसरा बोलता है कि दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में परिवर्तन कर दिया जाएगा। जिस भूमि को हम लोग दान दे दिए हैं उसको सरकारी भूमि घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि जो जितना दारू तारू पीता है सबको क्या करना है, उस पर रोक लगाना है। कि हम लोग युद्ध करते हैं तो दारू पी के हम कोई धमकाता है, इसीलिए मद्यपान नशा शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद बोला कि छोटे मोटे त्योहारों में बहुत ज्यादा खर्चा वर्चा हो जाता है, तो एक काम करते हैं, छोटे मोटे त्योहारों पर रोक लगा दिया जाता है, रोक लगा देते हैं, और अमीरों के मिलने पर
प्रतिबंध लगा दिया, यानी कोई भी गरीब किसान जो है वो अमीरों से ना मिले, अमीरों से ना मिले। किसने पता बोला? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके समय जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय 4 प्रमुख प्रकार के कर थे, कर यानी टैक्स, टैक्स 4 प्रमुख प्रकार के टैक्स थे। कौन कौन से? जजिया, जकात, खराज, खुश्म। जजिया, जकात, खराज और खुश्म। खुश्म, खराज, जकात, जजिया। जजिया कर को सबसे पहले कौन लाया है भारत में? तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन लाया है? मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करता है 712 ईस्वी में। जजिया किस तरह का था भाई कर? तो जजिया की अगर बात किया जाए तो इसको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं भाई, जो मेरा वीडियो देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि यह एक गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला सुरक्षात्मक कर था। जकात कैसा था भाई? तो जकात की अगर बात किया जाए तो यह मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। जकात कैसा था? मुसलमानों पर लिया जाता था। जजिया कैसा था? तो गैर मुसलमानों पर लिया जाता था, यानी जो मुस्लिम नहीं थे उससे लिया जाता था। जो मुस्लिम नहीं थे उससे लिया जाता था जजिया, जैसे हो गया हिंदू, जैन, बौद्ध, इस सब से लिया जाता था जजिया। लेकिन बताए थे कि 5 लोगों को जजिया से मुक्त रखा था। कौन? फिरोज शाह तुगलक पगला थोड़ी है, वो क्या बोलते हैं उसको? मोहम्मद बिन कासिम। जकात कैसा कर था? तो मुस्लिम के आय पर लगाया जाता था, यानी कुल मतलब उन लोग का जो आय होता था उस पर लगाया जाता था। खराज कैसा था भाई? खराज यह मुस्लिमों का भूमि कर था। भूमि कर कौन सा था? तो खराज। खुश्म की बात किया जाए तो खुश्म यह सैनिकों से लूट पर लिया जाने वाला कर था, यानी सैनिकों के द्वारा जब लूटपाट किया जाता था उसमें जो धन आता था उससे टैक्स लगा देता था और अपने राज्य को चलाता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। मकान पर घरी नामक कर लगाया जाता था। किसी का घर था उसके ऊपर घरी नामक कर लगाया जाता था। और चरगाह पर चरी, चरगाह पर चरने के लिए चरी, घर पर घरी नामक टैक्स लगाया जाता था। किसके काल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विभाग। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी, एग्जाम में अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को अच्छा से देखो। अलाउद्दीन खिलजी के समय के विभाग: दीवाने आरिज, दीवाने इंसा, दीवाने वजारत या फिर विशारत, दीवाने रसालत और दीवाने रियासत, ये सब इसके विभाग थे। अब हम लोग देखते हैं कि दीवाने आरिज किस ग्रुप का विभाग था, दीवाने इंसा किस ग्रुप का विभाग था, दीवाने वजारत किस चीज का विभाग था, और दीवाने या फिर रसातल किस चीज का विभाग था, और दीवाने रियासत किस चीज का क्या था? तो विभाग था। दीवाने रियासत, नीचे से देखते हैं, नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो दीवाने रियासत की बात किया जाए तो यह बाजार नियंत्रण पर लगाया जाता था। यह बाजार नियंत्रण पर रखता था, बाजार नियंत्रण पर लगाया जाता था। आपका कौन सा? दीवाने रियासत। यानी दीवाने रियासत जो विभाग था, कौन सा विभाग था? तो बाजार पर नियंत्रण रखता था, बाजार पर नियंत्रण रखता था। मौद्रिक नीति को वित्त मंत्री बोल सकते हैं इसको, दीवाने रियासत, दीवाने रियासत। उसके बाद बात किया जाए दीवान ए, दीवाने रसातल, रसातल तल, तो यह विदेशी विभाग था। कौन सा विभाग था? विदेशी विभाग था और धार्मिक मामले को देखता था। कौन? तो रसातल। रसातल कैसा विभाग था? तो धार्मिक मामलों को देखता था और विदेशी विभागों को देखा करता था। अगला बात करा जाए दीवाने वजारत या फिर विरासत, विशारत, विशारत, ठीक है। दीवाने वजारत बोलो या फिर विशारत बोलो, तो ये वजीर था, ये पीएम का पद हुआ करता था। कौन सा? दीवाने वजारत या फिर विशारत, यह प्रधानमंत्री का पद था जो वजीर के नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में था? वजीर के नियंत्रण में था और सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। कौन सा? दीवाने वजारत। अब 2 गो बच गया, दीवाने इंसा और दीवाने आरिज। दीवाने इंसा की देख लेते हैं। तो दीवाने इंसा की अगर बात किया जाए तो शाही आदेशों को पालन करवाना, पत्र या फिर पत्राचार विभाग था। कौन सा विभाग था? पत्राचार विभाग था दीवाने इंसा।
इंशा करके क्या करना है, पत्राचार करना है। और दीवाने आरिज की बात किया जाए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीवाने आरिज एक सैन्य विभाग था। कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था, आरिज। समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान। कौन सा अभियान भाई? सैन्य अभियान। किसका? तो अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य अभियान किया था, बिल्कुल। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों में अभियान किया था, दोनों को जीतने के लिए, उत्तर भारत और दक्षिण। भाई इसको सिकंदर सानी ऐसे ही थोड़े कहा गया है, यहाँ देखो ना भाई, यहाँ देखो, यहाँ सिकंदर सानी, सिकंदर की भांति जो है विश्व का अभियान चलाया था, विश्व को जीतने की लालसा रखता था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी विश्व को जीतने की लालसा रख रहा है, तो सैन्य अभियान तो बिल्कुल बनाएगा और अभियान बिल्कुल चलाएगा, और अभियान चलाया है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों पर अभियान किया है। इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ है। भाई आक्रमण होगा ही। तो इसके समय जो है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ है। इस आक्रमण के कारण इसकी उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई। बड़ा दुख का बात हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया। ये बोला कि ठीक है, मंगोल आक्रमण हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जा रहे हैं दक्षिण भारत, समुद्र के तरफ से व्यापार करेंगे। आगे देखो, और इस उद्देश्य से 1297 में गुजरात के शासक रायकर्ण को, गुजरात के शासक हुआ करते थे रायकर्ण, तो रायकर्ण को पराजित कर दिया, गुजरात में जाके मार दिया। किसको? रायकर्ण को। गुजरात के शासक रायकर्ण को पराजित कर दिया। इस आक्रमण के नेतृत्व जो है नुरसत खान कर रहे थे। कौन कर रहे थे? नुरसत खान कर रहे थे। इसी दौरान 1000 दिनार में मलिक काफूर या फिर चंद्रराम को खरीदा गया था। चंद्रराम नामक हिजड़ा को खरीदा गया था। ये मलिक काफूर जो थे एक हिजड़ा थे, और इन्हीं को खरीदा गया था 1000 दिनार में। कितने में? 1000 दिनार में। मलिक काफूर को 1000 दिनार ही भी कहा जाता है। 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी कहा जाता है। क्या बड़ी बात है। नुरसत खान ने मलिक काफूर को खरीदकर 1298 ईस्वी में, देखो 97 में गुजरात के शासक को मारता है। नेतृत्व कौन कर रहा है? नुरसत खान। और यही नुरसत खान जो है 1000 दिनार यानी मलिक काफूर को खरीदता है 1000 दिनार में, और यही मलिक काफूर को कहा जा रहा है 1000 दिनारी। नुरसत खान ने मलिक काफूर को खरीदकर 1298 ईस्वी में गुजरात विजय से वापस आने पर अलाउद्दीन को उपहार भेंट किया कि महाराज देखिए मैं आपके लिए कौन सा तोहफा लाया हूँ। चलो ठीक है, एक मूवी भी है इसका, बहुत ही ठीक ठाक है, देख लीजिएगा। अलाउद्दीन को उपहार भेंट करता है कौन? तो नुरसत खान। गुजरात के मार्ग में राजस्थान के शासक बाधा कर रहे थे, यानी गुजरात अभियान जब कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, किसको भेजकर? नुरसत खान को भेजकर। तब राजस्थान के शासक जो थे वो बाधा बढ़ रहे थे, वो अड़चन डाल रहे थे। बोले अलाउद्दीन खिलजी बोले रुको हम दिखाते हैं तुमको। 301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर जीत लिया, रणथंभौर को जीत लेता है। और इसी अभियान के समय नुरसत खान इनका जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, मारा जाता है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत लिया। जब नुरसत खान मारा जाता है तो फिर और अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो जाते हैं और चित्तौड़ को जीत लेते हैं। चित्तौड़ को जीतने के बाद चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के लिए किया था। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मावती के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया था और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया था। किंतु चित्तौड़ की महिलाओं ने जो है जोहर कर लिया। जोहर क्या होता है भाई? तो राजपूत महिलाएं जो है वो विदेशी आक्रमण से स्वयं को स्वाभिमान की रक्षा के लिए, स्वयं का स्वाभिमान की रक्षा के लिए जलती हुई आग में कूद जाती थी, जिसको हम लोग जोहर कहते हैं। जोहर क्या था? तो मतलब स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए राजपूत महिलाएं जलती हुई आग में कूद जाती थी, जिसको हम लोग जोहर के नाम से जानते हैं। अगला देखो, मजा आ गया? चलो, चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया था। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी मलिक काफूर को दे दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं कि नुरसत खान मेरे प्रिय मित्र नहीं रहे, या फिर क्या बोलते हैं, सेनापति नहीं रहे। अब मैं दक्षिण भारत विजय का
पताका लहराने का आदेश मैं मलिक काफूर तुमको देता हूँ। अब मलिक काफूर आ जाते हैं दक्षिण भारत अभियान करने के लिए। मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया। मलिक काफूर ने किसको पराजित कर दिया? तो दक्षिण भारत के एक शासक थे रामचंद्र देव। रामचंद्र देव से युद्ध होता है, रामचंद्र देव बेचारे पराजित हो जाते हैं। लेकिन रामचंद्र देव जो है वीरता से लड़े थे, किसके साथ? मलिक काफूर के साथ। यही वीरता को देखकर अलाउद्दीन ने गुजरात के नौसारी का जागीरदार बना दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी के मलिक काफूर ने संदेश दिया कि अलाउद्दीन खिलजी या फिर हुजूर, एक शासक है दक्षिण भारत का जिनका नाम है रामचंद्र देव, भगवान के नाम पे इनका नाम है और वीरता भी एकदम पूरा साहस वाला दिखा रहा है। तो बोला कि ठीक है, उनको अधीनता स्वीकार करने के लिए बोलो, और नहीं माने तो थोड़ा बहुत 2-4 थप्पड़ लगा, और उसके बाद जो है इतना वीरता दिखा रहे हैं तो गुजरात के नौसरी का जागीरदार बना दो। तो फिर नौसारी के जागीरदार बना दिया जाता है। किसको? रामचंद्र देव को। फिर 2 साल बाद यानी 1339 ईस्वी में इसने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव, देख रहे हैं नाम है खतरनाक, और अभी इनका काम देखिएगा प्रताप रुद्रदेव का। 1309 ईस्वी में इसने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर दिया। प्रताप रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति बनाई और उसने जंजीर पहनकर अलाउद्दीन खिलजी को भेज दिया। इसका मतलब है कि मैं खुद को अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित करता हूं और मैं हार मान लेता हूं। साथ ही कोहिनूर हीरा भी भेजा एवं अधीनता स्वीकार कर ली। नाम है इनका प्रताप रुद्रदेव, और थोड़ा सा भी प्रताप नहीं दिखा रहे हैं। जैसे ही आया मलिक काफूर आक्रमण करने के लिए, बोला हुजूर क्या मारिएगा बेकार का, एक काम करते हैं, हम एक सोने का मूर्ति बनाते हैं खुद का और उसमें जंजीर लपेट देते हैं और आपके हुजूर को हम भेज देते हैं, यानी अलाउद्दीन खिलजी को भेज देते हैं। यह संदेश देखिए कि हुजूर हमको माफ कर दीजिए, हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं लड़ाई। आप क्या करते हैं, आपको क्या करना है, मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लेता हूँ, आपको जो सजा देना है हमको दे दीजिएगा, कोई दिक्कत हमको नहीं है, मार देना है मार दीजिएगा। फिर अगले साल 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण कर दिया। कौन? तो मलिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण कर दिया, किंतु उसकी राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया। अलाउद्दीन कभी भी द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया था। 1310 ईस्वी में कहां पे आक्रमण करता है मलिक काफूर? तो होयसल वंश पर आक्रमण करता है। होयसल वंश की राजधानी हुआ करती थी द्वार समुद्र। 1311 ईस्वी में फिर अगले साल युद्ध होता है। मलिक काफूर ने पांडव वंश की राजधानी मदुरै को जीत लेता है। पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी। और किसने जीत लिया? मलिक काफूर ने। कब? 1311 ईस्वी में। मजा आ गया। अलाउद्दीन खिलजी जब निजामुद्दीन, अब देखो अलाउद्दीन खिलजी एक अभियान करता है, फिर वहां से जब लौटता है वो बंगाल अभियान करता है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल अभियान में उनको कुछ धन नहीं मिलता है। अब उनको मन में लग जाता है कि मेरा सेनापति या फिर मेरा एक जो 1000 दिनार में जिसको खरीदे हैं मलिक काफूर, इसको जहां जहां भेज रहे हैं ये बेचारा जीत रहा है और हम आएंगे ऐसे ही लौट के। एक काम करते हैं अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, निजामुद्दीन औलिया को फोन करता है और बोलता है कि हुजूर, या फिर निजामुद्दीन औलिया जी एक काम कीजिए, भूमि का हिसाब रखिए, मैं आ रहा हूं लौटकर। तो अलाउद्दीन ने जब निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब मांगा तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, यानी आप आइएगा तब तक हम 10 दरवाजे में से किसी एक से भाग जाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख सेनापति हुआ करते थे। कौन कौन? जाफर खान। कौन? जाफर खान। दूसरा है आपका नुसरत खान, तीसरा है उलुग खान, और चौथा यही 1000 दिनार वाला मलिक काफूर। कौन कौन सा? मलिक काफूर, नुसरत खान, जाफर खान, उलुग खान। उलुग खान, नुसरत खान, जाफर खान और मलिक काफूर। अगला देखो, यह अपने चारों सेनापति की तुलना जो है पैगंबर से करता है। बोला कि ये सब सेनापति नहीं है भाई, ये सब भगवान का दिया हुआ दूत है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चारों सेनापति की तुलना अपने पैगंबर की खलीफा से करता है। मंगोल से लड़ते समय जाफर खान की मृत्यु हो जाती है। अभी बताएं मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा हुआ है, तो भाई मंगोल बहुत खतरनाक थे, शासक थे। तो मंगोल
के युद्ध में जाफर खान की मृत्यु हो जाती है और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी मारे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी मर जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंधु नदी को क्या किया गया है, सीमा बना दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के आदेशों की अवहेलना कर दी। इतिहासकार वर्णी कहते हैं, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है वर्णी, उनके द्वारा कहा गया है कि जब अलाउद्दीन शासक बनता है तो इस्लामिक कानून यानी शरीयत से खुद को मुक्त कर घोषित कर देता है, मतलब मुक्त घोषित कर देता है। एक नए धर्म प्रारंभ करना चाहता है, लेकिन मौलाना विद्वान के चलते वो क्या करता है, रुक जाता है, अपना फैसला बदल देता है। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी तुर्क कबीले का हुआ करता था। इसके सैनिक के लिए वेशभूषा यानी ड्रेस निर्धारित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी बोलते थे कि मेरे सैनिक में जितने भी रहेंगे सब के लिए ड्रेस बनाया जाए। यह सल्तनत काल का पहला शासक हो जाता है जिसने भूमि की पैमाइश यानी माप करवाया था और उसी आधार पर टैक्स निर्धारित करता था। यानी बोला कि जमीन की जमीनों को मापा जाए और उसी के आधार पर हम टैक्स लगाएंगे। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुल उपज का 50% कर के रूप में निर्धारित कर दिया। अब बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी कि ये काम करते हैं, जितना जिसके पास उपज होता है उसका 50% क्या करना है, आप लोग को कर के रूप में राज्य को देना है। राज्य को कैसे चलाएंगे? चलाने के लिए तो पैसा चाहिए। चलो, अलाउद्दीन खिलजी के समय लूट प्राप्त धन पर 80% राजकर के रूप में लिया जाता था। अब अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं कि जितने भी लूटपाट का धन होगा उस पर हम 80% का टैक्स लगाएंगे, क्योंकि भाई तुम लोग का भी नहीं है लूटपाट के, हम मेरे ही साम्राज्य के तुम लोग सेनापति हो, मेरे ही द्वारा भेजे जाते हो, हम ही बताते हैं कि कहाँ पे जाके लूटना है। अब उसके लिए तो हमको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा आप लोग को ना। तो 80% टैक्स लगा दिए थे। किस पर? तो लूट प्राप्त धन पर। दीवाने मुस्तखराज का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, जिसका संबंध जो है भू राजस्व से है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से रट डालो इस पॉइंट को, भूंद डालो। एक है ना मूवी, भूंद डालो पाकिस्तानियों को। दीवाने मुस्तखराज को प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यह किस प्रकार का राजस्व था? तो यह भू राजस्व था, भूमि से लिया जाने वाला राजस्व था। कर चोरी को रोकने के लिए इसने प्रांतों के गवर्नर की शक्ति को समाप्त कर दिया। बोला कि कोई भी प्रांत में गवर्नर नहीं रहेगा, सिर्फ हम रहेंगे, हम ही यहाँ से क्या बोलते हैं सबको पेमेंट करा करेंगे। चलो अगला देखो, इसने दक्षिण भारत अभियान केवल धन लूटने के लिए किया था। यह जिम्मेदारी उसने किसको दी थी? तो मलिक काफूर को दी थी। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन करने वाला अलाउद्दीन खिलजी श्रेय प्राप्त करता है। यानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है कि उन्होंने उलेमा वर्ग के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन किया था। इसके दरबार में प्रमुख विद्वान अमीर खुसरो तथा हसन देहवली रहते थे। कौन रहते थे भाई? अमीर खुसरो और हसन देहवली। यह अपने राजधानी श्री दिल्ली के पास स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी कहाँ पे स्थापित किया था? तो दिल्ली में। और दिल्ली में एक्चुअल में दिल्ली के जो निकट के जगह का नाम है, जिसका नाम है श्री, तो श्री में इन्होंने स्थापित किया था। यह नगद वेतन, अस्थायी सेना, घोड़े दागना, सैनिकों की हुलिया यानी ड्रेस पद्धति, बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण प्रारंभ किया था। उसने मंगोलों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी के समय रसनिंग प्रणाली लागू हुआ था। इसी के शासन में सर्वाधिक मंगोल भी आक्रमण हुआ है। अभी हम लोग बताए थे ना, भारत पर अंतिम आक्रमण था और मंगोलों का यह जो है आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के टाइम लास्ट आक्रमण था। इसके समय दिल्ली में हजियों द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। इसी के द्वारा दीवाने मुस्तखराज
विभाग प्रारंभ किया गया था जिसका संबंध जो है भू राजस्व से है, वित्त भू राजस्व से है। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक ख्या ख्या सॉरी खजाइनुल खजाइनुल फुतह फुतु खजाइनुल फुतु में इसे द्वितीय सिकंदर कहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि द्वितीय सिकंदर जो कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में किस पुस्तक में लिखा गया है? तो खजाई 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 नुल फुतु खजाई नुल फुतु खजाई नुल फुतु पुस्तक में लिखा गया है। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। क्या लिखा गया है कि इसको द्वितीय सिकंदर के नाम से नवाजा जाए। अगला देखो, अगला देखो भाई, मजा आएगा। यह बिना खलीफा के स्वीकृति से गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है खलीफा को स्वीकृति नहीं देता है, फिर भी दिल्ली के गद्दी पर या फिर मुगल खिलजी वंश के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक हो जाता है। इसके प्रमुख अधिकारी मुहतसिब कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मुहतसिब कहलाता है। यह प्रथम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक उत्पादन पर राजस्व निर्धारित किया था या फिर निर्धारण किया था। सिरी का किला, हजार खंबा महल, अलाई दरवाजा, जमयत खान मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भाई याद कर लो कि इन्होंने सिरी का किला, जहाज खंबा महल, अलाई दरवाजा, जियामत खान मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को नवीनतम मुस्लिम कहा जाता है, यानी दिल्ली में जो मंगोल बस गए हैं उसको नवीनतम मुस्लिम कहा जाता है। दिल्ली के खिलजी शासक तुर्क थे। दिल्ली के जो खिलजी शासक थे कैसे थे? तो तुर्क थे। इसके समय सेना का गठन दशमलव प्रणाली के आधार पर किया जाता था। इसके समय खालसा भूमि सबसे अधिक विकसित हुई जो राज्य के नियंत्रण में होता था। भारत में प्रथम विशिष्ट वास्तविक गुंबद इसी के समय प्राप्त हुआ है, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय जितने भी गुंबद हुए हैं, गुंबदों का विकास हुआ है। भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद इसी के समय प्राप्त हुआ है। घोड़े के नाल जैसे मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ है या फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय किया गया है। फिर अगला शासक बन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी मर चुका था ना, अलाउद्दीन खिलजी मर गया। अगला शासक बनता है कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठता है और 1320 ईस्वी में गद्दी छोड़ देता है। यानी खिलजी वंश का शासनकाल बहुत ही छोटा रहा है और खिलजी वंश में क्या बोलते हैं इसको, 3 ही शासक हुए महत्वपूर्ण। कुछ होंगे तो हो सकता है इतिहासकार नहीं लिखे होंगे, हमको अभी तक ज्ञान नहीं है। आप लोग को ज्ञान होगा कमेंट में बता दीजिएगा कि इस शासक को आप छोड़ दिए हैं। हालांकि मेरे ख्यालों से इतने ही 3 एगो शासक था। अलाउद्दीन खिलजी सॉरी जलालुद्दीन खिलजी जिन्होंने खिलजी वंश का स्थापना किया। फिर उसका भतीजा आया, भतीजा का कार्यकाल बहुत लंबा तक चला है, 20 साल तक। और उसके बाद आता है ये 4 साल तक, तो वो 6 साल, ये 4 10 साल और वो 20 साल, 30 साल तक खत्म हो गया। चलो देख लेना। चलो अब हम लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में। इसके बारे में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी खिलजी वंश के अंतिम शासक हो जाते हैं। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दिया। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आया जाया करते थे। कौन? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कभी कभी नहीं वस्त्र भी आ जाते थे। कैसे पगले थे, कैसे राज संभालेंगे बताओ? इतना लोल राजा होगा तो ऐसी यही हाल होगा ना। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था, कभी कभी निवस्त्र आ जाता था। यह वर्णी द्वारा कहा गया है। वर्णी कहते हैं इसके बारे में, किसके बारे में? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में, कि एक इतिहास में खिलजी वंश का एक ऐसा भी राजा हुआ है जो दरबार में आ जाता था महिलाओं के वस्त्र पहनकर, और कभी कभी वस्त्र ही नहीं पहनता था, आ जाता है गमछियों पहन लो कम से कम। खुसरो खान ने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी। किसने? खुसरो खान ने।
खिलजी वंश का सेनापति या मुख्यमंत्री खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी और खुद शासक बन जाता है। अब अगला शासक कौन बनेगा भाई? खुसरो खान। लेकिन खुसरो खान नया वंश का स्थापना कर देता है। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो जाता है। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा था। खिलजी वंश के शासक निम्न कबीले से संबंध रखते थे। अगला शासक कौन बन जाता है भाई? खुसरो खान। खुसरो खान का नाम क्या था? नसीरुद्दीन खुसराव शाह खुसरो खान। नसीरुद्दीन खुसराव शाह खुसरो खान। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक हो जाता है। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसे इस्लाम का शत्रु भी कहा जाता था। अगला टॉपिक हो जाएगा हम लोग का क्या? तुगलक वंश। तुगलक वंश आएगा 1320 में और 1364 तक, सॉरी 1364 बोल रहे, 1414 तक चलेगा। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना किया और गयासुद्दीन नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। यह किसानों के लिए नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था, अतः इसे नहरों का जनक पिता माना जाता है, या फिर जनक या फिर पिता माना जाता है। हालांकि सर्वाधिक नहरों का जाल बिछाने वाला शासक फिरोज तुगलक हो जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जोना खान के नेतृत्व में तेलंगाना में किया था। चलो इसको हम लोग कल देखेंगे। तुगलक वंश को, खिलजी वंश को कंप्लीट कर चुके हैं। मजा आया खिलजी वंश पढ़ के? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।